बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो। हमें रिएक्शन दे रखी है ए गिविंग टू बी प्लस सी। हमें टोटल प्रेशर दे रखा है इज 200 टॉर। कितने टाइम पे? 23 सेकेंड्स पे। और हमें कहा गया है टोटल प्रेशर इज 300 टॉर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन। बच्चों तो गाइस देखो इसे कैसे करेंगे हम कहेंगे लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन ए गिविंग टू बी प्लस सी। टी इक्वल टू जीरो पे प्रेशर क्या होगा बच्चों? पी नॉट मान लो। टाइम टी इक्वल टू 23 सेकेंड्स पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दिस विल बी द प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी। और टाइम टी टेंडिंग टू इंफिनिटी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम बेसिकली प्रेशर कितना हो जाएगा? 2 P0 एंड P0। अब हमें कहा गया है इस टाइम पे, टाइम कौन सा बच्चों? 23 सेकेंड्स। इस पे कहा गया है प्रेशर टोटल इज 200 टॉर। मतलब P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, जो कि हमारा बेसिकली क्या बन गया? P0 प्लस 2x। ये 200 टॉर है। ओके। और हमें कहा गया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम प्रेशर इज 300 टॉर। मतलब हम कह सकते हैं 3 P0, P0 प्लस 2 P0, P0 और 2 P0, ये सम कितना है बच्चों? दिस इज गिवन टू अस एज 300। हमें कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। गाइस देखो, इधर से हमारा P0 आ जाएगा 100। इसको ऊपर डालोगे तुम्हारा x आ जाएगा। x कितना आएगा बच्चों तुम्हारा? P0 अगर 100 है तो यू विल हैव x एज 50। ओके। हमें पता है एल एन ए नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी होता है बच्चों। अब हम ए नॉट और ए टी की जगह क्या लेंगे? प्रेशर लेंगे। प्रेशर इनिशियली वाज P0 and pressure of reactant at time t was P naught minus x। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इनिशियल प्रेशर वाज P नॉट एंड द प्रेशर एट टाइम t, किसका? रिएक्टेंट का, वाज P नॉट माइनस एक्स। तो क्या हम ये लगा सकते हैं इट विल बी इक्वल टू के टी। टी हमें दे रखा है 23 सेकेंड्स, P नॉट 100 है, एक्स 50 है। यहां से के आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? जो हमें पूछा गया था। वी कैन इजीली सॉल्व फॉर के। अब गाइस बच्चों को क्या होता है लॉग में दिक्कत आती है, तो ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें थोड़े से सिंपल दिए होते हैं। सिंपल कैसे? डू यू रियलाइज जब प्रेशर इनिशियल हमारा कितना दे रखा है 100 और x 50 है, देन व्हाट इज P0 माइनस एक्स? डू यू रियलाइज ये भी 50 आएगा? हाँ है ना? P0 100 है, P0 माइनस एक्स कितना है? 50। यहां से तुम देख सकते हो। ओके। अब डू यू रियलाइज 23 सेकेंड्स में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 100 से 50 जा रहा है। समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी बोला? 23 सेकेंड्स में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आधा हो रहा है, 100 से 50 जा रहा है। और अगर ये 100 से 50 जा रहा है टाइम 23 सेकेंड्स में, तो हम कहेंगे जो टाइम 23 सेकेंड्स है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा हाफ लाइफ है। इट इज अ टाइम इन विच amount of reactant is reduced to half, या pressure of reactant is reduced to half। मतलब जो टाइम 23 सेकेंड है दिस इज योर एक्चुअली हाफ लाइफ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज योर हाफ लाइफ। अब तुम इजीली कर सकते हो के एज ln2 बाय हाफ लाइफ। बच्चों समझ में आया नहीं आया? गॉट इट? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ऑलराइट। मतलब हम इससे भी कर सकते थे और इससे भी कर सकते हैं। ये हमारा कैसे हमें पता चला कि हम ये फॉर्मूला लगा दें? क्योंकि हमने देखा जो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है वो इस टाइम में आधा हो रहा है।
समझिए गाइस, बाई चांस ये 50 के बजाय 40 होता कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट 100 से 40 जा रहा है इन टाइम 23, तब तुम्हें यही इक्वेशन लगानी पड़ती। ये तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूसिंग टू हाफ। ठीक है ना गाइस? आई मीन दिस इज योर जनरल, और ये एक हमारा स्पेसिफिक केस हो गया। गेटिंग द आइडिया और नॉट? जिसमें हमारा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आधा हो रहा है इन दैट गिवन टाइम। अगर ये आधा नहीं हो रहा होता, देन वी वुड हैव यूज्ड दिस इक्वेशन। एक और चीज बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर ऐड ऑन कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ रखे हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। हमारा क्या है बच्चों, हमें पूछा गया है प्रेशर टोटल एट टाइम टी इक्वल टू से 100 सेकेंड। हमें पूछा गया है 100 सेकेंड में प्रेशर टोटल क्या होगा। तो लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन अगेन। भाई इनिशियल प्रेशर वाज पी नॉट एट 100 सेकेंड्स, लेट दिस बी द प्रेशर। तो प्रेशर टोटल क्या आ जाएगा? पी नॉट प्लस 2 आई। डू यू रियलाइज इसमें तुम्हें निकालना क्या है? अगर तुम्हें वाई पता चल जाता है, यू कैन इजिली फाइंड आउट द प्रेशर टोटल। तो तुम्हारी जो कंसर्न है दैट इज वाई। वाई निकालना है तुम्हें। कैसे निकालोगे बच्चों? उस पर ध्यान दो। हम क्या कहेंगे, एल एन पी नॉट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी विल बी इक्वल टू के टी। बेटा के तुम निकाल चुके हो ऊपर से, निकाला ही नहीं निकाला है बच्चों? ये फाउंड आउट के, और टी हमें दे रखा है कितने टाइम बाद हमें प्रेशर चाहिए, 100 सेकेंड्स। तो डू यू रियलाइज इस एक्सप्रेशन में तुम्हारे पास पी नॉट है, के हमने निकाला था अभी, टी हमें दे रखा है 100 सेकेंड्स। यहां से वाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? वाई आ गया, इसमें डालो, यू विल गेट प्रेशर टोटल। टोटल मीन्स रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट बोथ। यू विल गेट द प्रेशर टोटल आफ्टर 100 सेकेंड्स। अब यहां पे मैं एक चीज और बता दूं, कई बार क्वेश्चन, क्योंकि ये कैलकुलेशन टफ है, ज्यादातर जो तुम्हें टी दिया होगा ना, इट विल बी मल्टीपल ऑफ टी हाफ। इन क्वेश्चन में ज्यादातर हमें जो टी दे रखा होगा, इट विल बी मल्टीपल ऑफ टी हाफ। एग्जाम्पल लेते हैं, से 46 सेकेंड्स। हमें एक आ गया 46 सेकेंड्स बाद व्हाट इज द प्रेशर टोटल रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। कैसे करोगे बच्चों? अब यहां पे रेदर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला, रेदर देन यूजिंग दिस फॉर्मूला, हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा बच्चों? तुम्हें याद है, ए टी बाई ए नॉट इज 1/2 raised to the power n, वेयर n आर द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो अब एटी क्या है? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी? इट इज पी नॉट माइनस वाई। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना था बच्चों? इट वॉज पी नॉट माइनस वाई बाय इनिशियल प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/2 raised to the power n। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो टी है, जिस पे हमें टोटल प्रेशर चाहिए, इट इज 46 सेकेंड्स। 46 सेकेंड्स का मतलब दो हाफ लाइफ। ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकल के आता है? टी बाय टी हाफ, दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ हाफ लाइफ 46/23 बच्चों। समझ में आया नहीं आया? अब इस इक्वेशन से y निकालना इज इजियर, हाँ है ना बच्चों? इस इक्वेशन से y इजीली निकाल लोगे। दिस वाज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली इज इक्वल टू 1/2 raised to the power n, वेयर n आर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहां से y आ जाएगा, और इस y को अगर इसमें डालोगे, तुम्हारा प्रेशर टोटल आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें एक आ गया है a गिव्स 2b प्लस सी। ओके, हमें दिया गया है टोटल प्रेशर इनिशियली एंड एट टाइम टी बच्चों। कैसे करोगे गाइस इसको? देखो बच्चों, a गिव्स 2b प्लस सी,
इनिशियल प्रेशर हमें दे रखा है पी नॉट, जो कि कितना है 0.1, और एट टाइम टी प्रेशर विल बी दिस। ये प्रेशर हमें दे रखा है 0.28। पी नॉट है हमारा 0.1, एंड पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, ये हमें दे रखा है एज 0.28। हमें पूछा क्या गया है बच्चों? हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बच्चों वी कैन इजीली डू एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स, pressure of reactant initially by pressure of reactant at time t is equal to kt। t हमें दे रखा है बच्चों कितना, 115 सेकेंड। तो t भी पता है, यू कैन इजिली फाइंड आउट के। पी नॉट हमें दे रखा है, यहां से हम इस इक्वेशन से x भी निकाल लेंगे। पी नॉट दे रखा है, x भी दे रखा है, यहां से x आ जाएगा बच्चों। हमें t भी दे रखा है 105 सेकेंड। के कैन इजिली बी कैलकुलेटेड। ओके, गुड। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो। हमें रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है ए गिविंग बी। उसका डेल्टा एच हमें दे रखा है 20 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस। व्हेन द रिएक्शन इज catalyzed, keeping the reactant concentration same, the rate of forward catalyzed reaction is found to be same as that of uncatalyzed reaction। कैटेलाइज्ड रिएक्शन का टेम्परेचर ये है, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन का टेम्परेचर ये है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटेलाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन। बच्चों इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा दे रखी है, लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व। बच्चों डेल्टा एच हमें दे रखा है। नाउ डेल्टा एच कैन बी रिटन एज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। बच्चों कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं गाइस? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बच्चों क्लियर है यहां तक? अब हमें, और ये दोनों के लिए, कैटेलाइज के लिए भी लगा सकते हैं, अनकैटेलाइज के लिए भी लगा सकते हैं बच्चों। मतलब वी कैन राइट दिस डाउन लाइक दिस टू। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटेलाइज फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ओके, अब बच्चों डेल्टा एच तो दे रखा है हमें, हाँ है ना, वी आर गिवन डेल्टा एच। और हमें अनकैटेलाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये दे रखा है। ओके, अनकैटेलाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है। मैं एक काम करता हूँ, यहां से सी हटा देता हूं। हमें ई ए फॉरवर्ड कितना दे रखा है बच्चों, 300। क्लियर है यहां तक? और हमें पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है ई ए बैकवर्ड कैटेलाइज्ड। दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ अस। क्लियर हो गया? हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये अनकैटेलाइज्ड है बच्चों, और ये हमारा कैटेलाइज्ड है। अब गाइस डेल्टा एच हमें पता है 20, ये हमें पूछा गया है ना बच्चों? ये हमें पूछा गया है। तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड कैटेलाइज्ड रिएक्शन पता चल जाए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई मीन हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे। ये 20 है, ये अगर हम निकाल लेते हैं तो ये इजीली आ जाएगा। हमें ये पूछा गया, दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ अस, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ये हमें पूछा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो अगर हमें पता चल जाता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, डेल्टा एच तो हमें दे ही रखा है, हम ये निकाल लेंगे इजीली। सो आवर क्वेश्चन इज
फाइंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड कैटलाइज्ड रिएक्शन, और हमें अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है। ओके, अब गाइज इसको यूज करके हाउ विल यू फाइंड दिस आउट। ये निकल गया तो ये भी निकल आएगा। हमें कहा गया है बच्चों टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ओके, इस पे जो हमारा रेट है वो सेम है एज फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। मतलब हमें कहा गया है रेट फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन एट टेम्परेचर क्या था बच्चों, 327 डिग्री सेल्सियस। ओके, 327 का मतलब हो गया तुम्हारा 600 केल्विन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट एट 600 केल्विन इज इक्वल टू रेट फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन। ये हमें कहा गया है, ध्यान से देखो बच्चों। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन की। हमें कहा गया है, देखो मैं बताता हूं, हमें कहा गया है फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहली चीज, फॉरवर्ड रिएक्शन में अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है इस टेम्परेचर पे वो सेम है एज कैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट एट दिस टेम्परेचर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट एट दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का रेट एट दिस टेम्परेचर। समझ गए बच्चों? एंड वी आर सेड कीपिंग अदर थिंग्स सेम। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ विल सॉल्व इट। हम कहेंगे रेट बराबर कहा गया है और कंसंट्रेशन सेम है, तो क्या मैं रेट की जगह के ले सकता हूं? हाँ या ना बच्चों? क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी सेम है। रेट क्या होता है, रेट इज के कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन। आई मीन आइडिया इज अगर रेट बराबर है तो इनका के भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें कहा गया है वी आर कीपिंग इट सेम। द रेट इज सेम बिकॉज के इज सेम। अब अनकैटलाइज के लिए क्या आ जाएगा, ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड बाय आर टी वन। यहां पे जो टी वन है वो क्या है बच्चों, 600 केल्विन। ओके, विल बी इक्वल टू ए ई रेज टू पावर, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये अनकैटलाइज्ड है बच्चों के। अब आते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन, विल बी माइनस ई ए फॉरवर्ड कैटलाइज्ड बाय आर टी टू। और टी टू हमारा क्या है बच्चों, 300 केल्विन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये हो गया कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, ये हो गया अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां से हमारा क्या आ गया, ई ए फॉरवर्ड बाय टी वन विल बी इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड कैटलाइज्ड बाय टी टू। हमें कितना दे रखा है अनकैटलाइज्ड के लिए, इट इज 300, सो वी कैन से 300 बाय 600 इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड फॉर कैटलाइज्ड। यहाँ पे टेम्परेचर क्या था बच्चों, कैटलाइज के लिए टेम्परेचर क्या था, 327 डिग्री सेल्सियस। यहां से तुम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लोगे फॉर कैटेलाइज्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का कैटेलाइज्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी हमें आ गया। वी हैव कैलकुलेटेड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। और अगर ये आ जाता है तुम्हारा तो हम कहेंगे भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड कैटेलाइज्ड माइनस ई ए बैकवर्ड कैटेलाइज्ड। डेल्टा एच हमें 20 दे रखा है, ये हमने निकाल लिया है। हमें पूछा गया था व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड ऑफ अस। ध्यान से देखो, फिर से बताता हूं। वी आर आस्क्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। निकाल लोगे नहीं, नहीं निकाल लोगे बच्चों? आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। अब तुम इसे समझ गए हो कैसे करना है। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो। A gives 2B plus C. It is a first order reaction
Initial pressure is 800 mm, which increases to 1600 mm after 10 minutes. What is the total pressure of system after 30 minutes, बच्चों? गैस तुम रियलाइज करो ये बिल्कुल सिमिलर है पहले क्वेश्चन के। अभी मैं एक्सप्रेशन बताता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा तुम्हें। अगर तुम पहला क्वेश्चन समझ गए हो तो ये भी आसानी से समझ जाओगे। ये है इनिशियल प्रेशर हमें कितना दे रखा है, 800, और 10 मिनट बाद प्रेशर कितना दे रखा है, 1600। तो पहले वो यहां से x निकाल लो। x कितना आ जाएगा बच्चों, x विल बी 400। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एल एन पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। हाँ है ना? अब एक चीज देखो गाइस, इसको हम यूज करें बिना निकाल लेंगे इसमें। नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? स्टैंडर्ड तरीका ये है कि प्रेशर इनिशियली दे रखा है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी तुम निकाल सकते हो, पी नॉट भी बताए एक्स भी बताए, पी नॉट माइनस एक्स इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अब हमें टी भी दे रखा है, टी कितना है, 10 मिनट्स। सबसे पहला स्टेप नॉर्मली जो स्टैंडर्ड तरीका होता है उसमें सबसे पहले तुम के निकालते हो। पी नॉट पता है, एक्स पता है, टी भी हमें दे रखा है 10 मिनट्स, के निकालोगे। ओके, फिर तुम क्या करोगे बच्चों, फिर तुम कहोगे नाउ लेट अस फाइंड आउट आफ्टर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में तुम एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, पी नॉट बाय पी नॉट माइनस वाई इक्वल टू के टी। के हम ऊपर से निकाल चुके हैं, अब टी तुम लोगे 30 मिनट्स। ओके, ऊपर से हम के निकाल चुके हैं, टी लिया 30 मिनट्स, और पी नॉट हमें पता है, यहां से वाई आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और वाई आ गया तो प्रेशर टोटल एट 30 मिनट्स विल बी पी नॉट प्लस 2 वाई। ये है हमारा स्टैंडर्ड तरीका टू सॉल्व। अब देखते हैं ये आसान कैसे है। ये तो बहुत बड़ा है जो मैंने अभी बताया। आसान तरीका इसका क्या है वो समझो बच्चों। हम क्या कहेंगे, देखो पी नॉट वॉज 800 है ना, और यहां से जो एक्स आया वो आया 400। इसका मतलब हमारा पी नॉट माइनस एक्स प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज 400। मतलब प्रेशर हमारा 800 से 400 पहुंच गया रिएक्टेंट का इन टाइम 10 मिनट्स। मतलब प्रेशर आधा हो गया रिएक्टेंट का। वी कैन से जो टी हमें दे रखा है दैट इज एक्चुअली योर हाफ लाइफ। हाँ या ना बच्चों? ये जो 10 मिनट दे रखा है दिस इज योर हाफ लाइफ। ओके, क्लियर है यहां तक? अब हमें कहा गया है आफ्टर 30 मिनट्स व्हाट इज द प्रेशर टोटल। इट विल बी पी नॉट प्लस 2 वाई। हमें वाई निकालना है, लेकिन वाई अब आसानी से कैसे निकल जाएगा, क्योंकि हमारा जो टाइम जिसके बाद हमें प्रेशर पूछा गया है इट इज अ मल्टीपल ऑफ टी हाफ। मतलब वी कैन यूज द फॉर्मूला पी नॉट माइनस वाई बाय पी नॉट विल बी इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3। ये थ्री कहां से आ रहा है, थ्री इज बेसिकली योर टी बाई टी हाफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ 30/10 विच इज कमिंग आउट 3। अब इस एक्सप्रेशन से वाई निकालना बड़ा आसान है एज कंपेयर टू दिस एक्सप्रेशन। हमारा यहां से वाई आसानी से निकल गया, हमने के को निकाला ही नहीं। हमने के को निकाला ही नहीं, हमने डायरेक्टली क्या निकाल लिया, वाई निकाल लिया इस तरीके से। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट व्हाट आई जस्ट डिड? यहां से हमारा y आ गया, और पी नॉट प्लस 2 वाई इज द टोटल प्रेशर, पी नॉट प्लस 2 वाई इज द टोटल प्रेशर एट टाइम 30 मिनट्स। ओके, समझ गए ना बच्चों? गुड। बच्चों भी इस क्वेश्चन को देखो। हमें कहा गया है अ मॉलिक्यूल अंडर गोज टू इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जिनकी रेस्पेक्टिव हाफ लाइफ इज 12 मिनट एंड 3 मिनट। अब हमें कहा गया है बोथ द रिएक्शंस आर अकरिंग simultaneously, then what is the time taken
फॉर 50% कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो गाइस, लेट अस कंसीडर टू रिएक्शन एज ए गिविंग बी, ए गिविंग सी। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो तुम्हें याद होगा ये फॉर्मूला हमने देखा था, के नेट इज K1 प्लस K2। ये पैरेलल रिएक्शंस का क्वेश्चन है बच्चों, पैरेलल रिएक्शंस का ये क्वेश्चन है। सो के नेट इज K1 प्लस K2। क्लियर है यहां तक? रेट कांस्टेंट फॉर द नेट रिएक्शन इज K1 प्लस K2। गॉट इट? अब हमें पता है K इज ln2 बाय टी हाफ। तो क्या मैं के नेट को लिख सकता हूं ln2 बाय टी हाफ नेट? K1 आ जाएगा ln2 बाय टी हाफ 1, और K2 आ जाएगा ln2 बाय टी हाफ 2। बच्चों ln2 हमारा कट जाएगा, यहां से हमारा टी हाफ और नेट रिएक्शन आ जाएगा। ये टी हाफ और नेट रिएक्शन क्या बता रहा है बच्चों? इट इज टेलिंग अस द टाइम फॉर 50% consumption of reactant. It is the time for 50% consumption of reactant when it is simultaneously giving B and C। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये जो टी हाफ नेट है ये बता रहा है कि रिएक्टेंट कितनी देर बाद आधा हो जाएगा when it is giving B as well as it is giving C। बच्चों समझ में आया नहीं आया? एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, जब तुम्हारा ए गिविंग बी था, उसमें आधा होने के लिए, ए को आधा होने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 12 मिनट्स। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? और ए गिविंग सी में ए को आधा होने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 3 मिनट्स। अब ये दोनों दे रहा है, ए इज गिविंग बी एंड ए इज गिविंग सी, तो तुम्हारा जो ए है दैट विल बी कंज्यूम्ड फास्टर एज कंपेयर टू ए गिविंग बी एंड ए गिविंग सी। मतलब जो हमारा ए गिविंग बी में जो आधा होने के लिए टाइम लग रहा था दैट वाज 12 मिनट्स, ए गिविंग सी में ए को आधा होने के लिए टाइम टेकन वाज 3 मिनट्स। और अगर ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हैं, देन द टाइम टेकन फॉर ए टू बिकम हाफ विल बी लेस देन 12 एंड 3 बोथ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि दोनों रिएक्शन हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, तो ए विल बी कंज्यूम्ड फास्टर। It will be that time taken for 50% consumption will be less than 12 and 3। बच्चों जो कि यहां से आएगा, you find out T half net, you will get it less than 12 and 3 both। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये हमारा 12 है, ये हमारा 3 है, ये हमें निकालना है। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर और नॉट? गुड। बच्चों अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट इज। तो बच्चों एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला हमें कहा गया है स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, ये मैंने फॉर्मूला करवाया था 1/K dK बाय dt इज इक्वल टू EA/RT²। ओके, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेट कांस्टेंट की, इट इज दिस। ओके बच्चों, दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज गिविंग अस द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। तुम देख सकते हो जितना ये ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा बच्चों। हाँ है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो वही चीज लिखी हुई है हमें स्टेटमेंट में, स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। स्ट्रॉन्गर मतलब जितना ज्यादा उसकी डिपेंडेंस है रेट कांस्टेंट पे, जितना तुम्हारा dK/dt ज्यादा है, उतना ही तुम्हारा EA ज्यादा होगा।
फाइन बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बेसिकली। नेक्स्ट, रिएक्शन है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, देन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। गाइज, K is a e raised to power minus E a by RT। हमें कहा गया है अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ई ए जीरो है, तो के क्या हो जाएगा बच्चों? के विल बी इक्वल टू ए और नॉट। हाँ है ना? ई रेज़ टू पावर जीरो विल बी वन, के ए आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? एंड यू कैन सी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। के इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर हमारा ई ए जीरो होता है, अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, देन द रेट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ए के बराबर बच्चों। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड पे आते हैं। स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, स्मॉलर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हमारा ए करेक्ट है, वी कैन ऑटोमेटिकली से सी विल बी इनकरेक्ट बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी चेक किया था, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट बेसिकली मतलब इससे तुम ये इजीली कह सकते हो कि ये हमारा गलत है। इफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। या फिर तुम यहां से चेक कर ही चुके हो कि जितना ज्यादा होगा तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, ये भी उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। सी हमारा गलत है, वी कैन सी, क्योंकि यहां पे हमें कहा गया स्मॉलर इज द एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट पे आते बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट। If there is no correlation between temperature and rate constant, then it means that reaction has negative activation energy। और यार नेगेटिव नहीं चाहिए, जीरो का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हमारा रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, तो हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट नेगेटिव, इट इज जीरो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज क्लियर होगी हर एक बच्चे को? अगर कोई रिलेशन नहीं है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, दैट इंडिकेट्स दैट द एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो बेसिकली रॉन्ग बच्चों। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इज। पहला, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी स्मॉल द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तुम देख सकते हो गाइस, के इज ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके, हमारा जितनी ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी, उतना तुम्हारा के कम होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जितना ज्यादा, के उतना कम बच्चों। फॉर्मूले से यू कैन इजीली सी दैट। इन फैक्ट इसको वैसे भी विजुलाइज करा जा सकता था। भाई एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा है, तो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल पोजेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, तो कम मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट, और हमारा रेट कांस्टेंट कम होगा बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? यू कुड हैव सीन इट थ्रू द फॉर्मूला और यू कुड हैव अंडरस्टूड इट लाइक दैट। समझ गए बच्चों? जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, उतने कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि प्रोडक्ट बना सकते हैं। हेंस स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बेसिकली। नेक्स्ट, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता था? टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाज ये बच्चों। हाँ है ना? दिस वाज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तुम्हारा रेट कांस्टेंट किस फैक्टर से बढ़ गया, दैट इज योर टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ओके,
हमें कहा गया है जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। गाइस इससे थोड़ा सा रिलेट करना मुश्किल होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट अस लुक एट दैट फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले करवाया था। गाइस दिस इज योर टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट, डी के बाई डी टी इज द टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट। तुम्हें याद है बच्चों, एक बार तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। याद है नहीं याद है बच्चों? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ याद है? डी बाई डी टी। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ वाज दिस बच्चों। तो ऐसे वी कैन राइट डाउन टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट एज डी के बाई डी टी। और हम कह सकते हैं, हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा बच्चों। ये ज्यादा होगा, तुम्हारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी ज्यादा होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेट कांस्टेंट इज गोइंग टू बी मोर। ओके। यहां से मतलब इससे विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इस फॉर्मूले से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये वही चीज बता रहे हैं, फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर व्हाट इज द फैक्टर बाय विच रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। बात वही है, लेकिन इस फॉर्मूले से यू कैन इजीली रिलेट कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो तुम्हारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी बढ़ेगा बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा गाइस? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो तुम्हारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी ज्यादा होगा। क्लियर और नॉट? समझ गए? और ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, इसको हम यहां से भी देख सकते थे। ये मैं फिर से इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यहां पे वी आर सीइंग कि ये कितना बढ़ रहा है फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कि ये कितने फैक्टर से बढ़ रहा है फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके। के की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तो हम कहेंगे तुम्हारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज हाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि अगर ज्यादा फैक्टर से बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट इज हाई बच्चों। क्लियर है? स्टेटमेंट में हमें पूछा गया था, कहा गया था, क्या कहा गया था बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ज्यादा, जो कि हमें यहां से दिखी गया। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ज्यादा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड पे आते हैं, एट लोअर टेम्परेचर्स इंक्रीज इन टेम्परेचर causes more change in the value of K than at higher temperature. लो टेम्परेचर पे अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो की में ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू एट हाई टेम्परेचर। गाइज ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा है क्या बच्चों? वी हैव नॉट रेड दिस एनीवेयर। पूरा चैप्टर हमने किया, ये चीज तुम कंक्लूड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू कैनॉट कंक्लूड कि लो टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर बढ़ाओगे देयर विल बी मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के एज कंपेयर टू राइज इन टेम्परेचर एट हायर टेम्परेचर। समझ में आया नहीं आया? लो टेम्परेचर पे इंक्रीज इन टेम्परेचर के की वैल्यू को ज्यादा बढ़ा रहा है एज कंपेयर टू टेम्परेचर इंक्रीज एट हायर टेम्परेचर। ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी कैनॉट कंक्लूड दिस, तो दिस इज रॉन्ग। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, प्लॉट ऑफ एल एन के वर्सेज 1/t इज अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू -a/r। हमें पता है ये करेक्ट है। ओके बच्चों, तो यहां पे कितनी करेक्ट स्टेटमेंट्स है? एक, दो और तीन। ये हमारा वी कैनॉट कंक्लूड। ओके गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्लियर है बच्चों? दैट्स गुड। बच्चों अब इस रिएक्शन हमें दे रखी है, इस क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है पी गिविंग बी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए दे रखा है बच्चों। हमें एक आ गया, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर देन द टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट इज दिस इज, व्हाट इज द टेम्परेचर जिस पे रेट कांस्टेंट ये है? बच्चों ध्यान से देखो,
हमें टेम्परेचर की वैल्यू पूछी गई है, ये लगा सकते हैं या नहीं बच्चों, -TA/RT। हमें के दे रखा है, दे रखा है बच्चों, ए दे रखा है, दे रखा है गाइस, और हमें ये दे रखा है, दे रखा है बच्चों। हमें के दे रखा है, ए दे रखा है, ये दे रखा है। यू कैन इजीली फाइंड आउट द टेम्परेचर गाइस। एक चीज का ध्यान रखना, आर की वैल्यू तुम उठा रहे होगे 8.3, राइट, हमें दे रखा है 8.3। बट रिमेंबर फिर तुम्हें ईए को भी किलो जूल से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, इन जूल। यूनिट्स का ध्यान रखा करो गाइस, डोंट मेक अ मिस्टेक। ओके, गुड। बच्चों अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कहा गया है कि इज दिस ई रेज़ टू पावर दिस। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। बच्चों के का एक्सप्रेशन क्या बनता है, ए ई रेज़ टू पावर -EA/RT, राइट। हाँ है ना बच्चों, ये एक्सप्रेशन बनता है ना गाइस, के इज ए ई रेज़ टू पावर -EA/RT। तो ए हमारा ये है बच्चों, और यहां पे देखो ये गॉट 26,000/T, that will be equal to EA/RT बच्चों। जस्ट कंपेयरिंग, वी आर जस्ट कंपेयरिंग, -26,000/T इज इक्वल टू -EA/RT। मैंने वो माइनस साइन हटा दिया, यहां से हमारा टी भी हट गया। यू विल सिंपली हैव EA/R इक्वल टू 26,000। यहां से EA निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे बच्चों, क्लियर है यहां तक। वी आर जस्ट कंपेयरिंग, ये ए है, ये हमारा EA/R है। एक चीज का ध्यान देना बच्चों, आर की वैल्यू तुम उठा रहे होगे 8.314, क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई है वो किलो जूल में पूछी गई है गाइस। आर की वैल्यू 8.314 उठाने पे यू विल गेट द आंसर इन जूल। प्लीज कन्वर्ट इट टू किलो जूल गाइस, डोंट फॉरगेट दैट बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक, गुड। बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें कहा गया है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर वन ऑफ द रिएक्शंस इन अ बायोकेमिकल प्रोसेस इज दिस। एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखा है, हमें कहा गया टेम्परेचर 310 से 300 गया, तो हमारा जो चेंज इन रेट कांस्टेंट है वो ये था, K@300 इज इक्वल टू x इंटू 10⁻³ K@310। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों एक काम करते हैं, लेट अस यूज द फॉर्मूला ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 - 1/T2। चेक करो हमें क्या क्या दे रखा है। हमें ये निकालना है बेसिकली, ये निकल जाएगा तो एक्स भी निकल जाएगा बच्चों, हाँ है ना। आई मीन वी नो कि K@300 इज x इंटू 10⁻³ K@310। मतलब अगर हमें K@310 बाई K@300 पता चल जाएगा, एक्स निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों, तो हमें बेसिकली ये रेशो चाहिए। ये हमें दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ये बच्चों, जूल में ही है, आर भी जूल में है, डाल दिया हमने। टेम्परेचर ये हमारे को कितना दे रखा है 300, ये है 310। तो ये जो K2 है दिस इज एट टेम्परेचर 310, दिस इज एट टेम्परेचर 300 बच्चों। कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस इस क्वेश्चन को, कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक समझ में आ गया बच्चों कैसे करना है इसे। इट इज सिंपल, हमें K2/K1 की वैल्यू निकाल लोगे एक्स आ जाएगा, ये हमें दे रखा है, आर हमें दे रखा है, टेम्परेचर हमें दे रखा है 310 और 300। तो मैंने यहाँ पे जो K2/K1 है, K2 इज रेट कांस्टेंट एट 310, K1 इज रेट कांस्टेंट एट 300। वैल्यूज मैंने सारी पुट कर दी, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस एंड आफ्टर दैट यू कैन इजीली गेट एक्स बच्चों।
समझ में आ गया गाइस? गुड। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 9 केल्विन, रेट कांस्टेंट गेट्स डबल्ड। हमारी रिएक्शन अकर कर रही है 300 केल्विन पे। देन व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल? गाइस रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ln, ये था K2/K1, पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, ये हमें पूछा गया है टेम्परेचर इनिशियल 300, द अदर टेम्परेचर इज 309। बच्चों 9 केल्विन से राइज किया था ना हमने टेम्परेचर को। पहला टेम्परेचर वाज 300, द सेकंड टेम्परेचर इज 309। K2 is the rate constant at 309, K1 is the rate constant at 300। और हमें कहा गया है कि जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है दैट गेट्स डबल, मतलब K2/K1 को हम क्या लिख सकते हैं, एज 2। बच्चों क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? हमें कहा गया है रेट कांस्टेंट गेट्स डबल व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 9 केल्विन। हाँ है ना? इनिशियल टेम्परेचर 300 था, हमने 309 केल्विन किया, रेट कांस्टेंट डबल हो गया, हमें पूछा गया है ईए की वैल्यू। आर अगर तुम 8.3 लोगे तो तुम्हारा आंसर ईए किस में आ जाएगा, जूल में। रिमेंबर टू कन्वर्ट इट टू किलो जूल का। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है रेट कांस्टेंट इज मेजर्ड ओवर टेम्परेचर रेंज 700 to 1000 केल्विन। ये हमारा कर्व है। कर्व किसका है, ln के वर्सेस 10⁻³ इसका कर्व हमें दे रखा है, उसकी स्लोप दे रखी है -18.5। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। बच्चों देखो हमारा एक्सप्रेशन होता है ln के इज ln A माइनस EA/RT। अब हमें जो एक्स एक्सिस पे दे रखा है दैट इज 10⁻³ तो एक काम करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा क्या है, दिस इज योर एक्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज योर एक्स एक्सिस पे, दिस इज ऑन वाई एक्सिस। तुम्हारा स्लोप क्या जाएगा बच्चों, इफ दिस रेड में जो मार्क किया ये एक्स है तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप विल बी -EA/1000R। ये है हमारी स्लोप बच्चों। क्लियर है यहां तक? दिस इज योर स्लोप जो कि हमें दे रखा है -18.5। समझ गए? यहां से यू कैन, इस एक्सप्रेशन से यू कैन इजीली कैलकुलेट ईए। यही पूछा गया था हमें, वी आर आस्क्ड एक्टिवेशन है जी, ये हमने यहां से निकाल लिया बच्चों। ओके गाइस, गुड। बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस। एक्टिवेशन एनर्जी हमें दे रखा है बच्चों, और हमें पूछा गया है व्हाट आर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो वी आर गिवन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट दिस टेम्परेचर हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज E⁻⁻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 ⁻
of forming product is e raised to power minus x. These are the fraction of molecules capable of forming product. तुम्हें पता है बच्चों वो क्या होता है? It is e raised to power minus ea by rt. This tells us the fraction of molecules capable of forming product. बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो हमारा फैक्टर है ये बता रहा होता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट ऑन कोलिजन. समझ गए? तो यहां पे जो एक्स है दैट इज नथिंग बट ई ए बाय आर टी. ओके बच्चों.
क्लियर है यहां तक? अब ये हमें दे रखा है, आर भी हमें दे रखा है। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ये किलो जूल में है, ये जूल में है। कन्वर्ट ई टू जूल। ठीक है ना बच्चों? टेम्परेचर भी हमें दे रखा है एज 700 के, एक्स आ जाएगा इजीली। आई होप इट इज क्लियर टू यू बच्चों। अब हमें इस रिएक्शन के लिए log k वर्सेस 1/t का कर्व दे रखा है। स्लोप हमें कहा गया इट इज -10,000। ओके, log k वर्सेस 1/t का कर्व दे रखा है। हम कहेंगे स्लोप log k वर्सेस 1/t में क्या होता है? इट इज -EA/2.303 r। स्लोप हमें दे रखी है। क्या यहां से तुम ये निकाल सकते हो गाइस? निकाल सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, लेट अस सी क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। हमें कहा गया है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट इज दिस बच्चों। ये हमें पूछा गया है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट इज दिस। ओके, और हमें एक और चीज भी दे रखी है, दैट द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज दिस। मतलब एक टेम्परेचर पे हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, और दूसरे टेम्परेचर में हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है। वी आर आस्क्ड व्हाट इज द टेम्परेचर गाइस। हमें एक तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, उसके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट दे रखा है। दूसरे वाले टेम्परेचर पे हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है, टेम्परेचर हैज बीन आस्क्ड। तो क्या हम लिख सकते हैं एज ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? हमें K1 मान लो 10⁻⁻5 है, K2 मान लो 10⁻⁻4 है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर T1 हमारा कौन सा होगा? इट विल बी 500। मैं लिख देता हूं, दिस इज, 1 सेकेंड, दिस इज 500, और हमें ये सॉल्व करना है। तो गाइज वी नीड द वैल्यू ऑफ EA/R। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? इस एक्सप्रेशन में हमारे को K1 दे रखा है, ये रहा। K2 दे रखा है, ये रहा। T1 दे रखा है, T2 पूछा गया है। सो यू नीड, व्हाट यू नीड गाइज? यू नीड द वैल्यू ऑफ EA/R। EA/R आ गया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट T2 बच्चों। हाँ है ना? समझिए गाइज। और EA/R, तो हम एक काम करेंगे, स्लोप हमारा ये था, यहां से EA मत निकालो, यहां से EA/R निकाल लो गाइस। यहां से क्या निकाल लो? EA/R की वैल्यू निकालो। डोंट सॉल्व फॉर EA यूजिंग दिस स्लोप। स्लोप ये होती है, और हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये है। यहां से रेदर देन फाइंडिंग आउट EA, फाइंड EA/R बच्चों। क्लियर है यहां तक? और ये सिंप्लीफाई और होएगा। क्यों? क्योंकि EA/R में 2.303 मल्टीप्लाई होगा, और जब तुम यहां पे ln को लॉ करोगे तो इधर भी 2.303 मल्टीप्लाई होगा। योर 2.303 विल गेट कैंसल्ड आउट। EA/R तुम्हारा 2.303 इंटू समथिंग बनेगा। EA/R क्या बनेगा? 2.303 इंटू दिस। हाँ है ना बच्चों? और मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि 2.303 भी कैंसल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ln दे रखा है हमें, इसको भी तो हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी 2.303 आएगा। इस एक्सप्रेशन में भी 2.303 आ रहा था। सो दैट विल गेट कैंसल्ड आउट। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन वाइज जितना लग रहा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेल दैट इज गुड। आगे चलते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय इतना टाइम व्हेन टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम 40 to 30। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज। बच्चों देखो, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये हमारे पास है।
हमें कहा गया है जब तुमने टेम्परेचर को 40 से 30 किया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इतने से डिक्रीज कर गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर 30 से 40 गए तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन इतना टाइम्स बढ़ गया। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं गाइस? तो लेट अस से ये था T1 टेम्परेचर था हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री कितना होता है? इतना। और 40 होता है इतना बच्चों। मतलब जब तुम 303 से 313 केल्विन गए, बेसिकली 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3.555 टाइम्स बढ़ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं 40 to 30 नहीं कह रहा, मैं 30 to 40 कह रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना टाइम्स बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, क्यों बढ़ गया गाइस? क्योंकि रेट कांस्टेंट इज 3.555 टाइम्स बढ़ चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय दिस अमाउंट बिकॉज रेट कांस्टेंट इंक्रीज बाय दिस फैक्टर। तो ये जो K2/K1 है इसको हम क्या ले लेंगे? 3.555। यहां से यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EA। यूनिट्स का ध्यान रखना, EA हमें किलो जूल पर मोल में पूछा गया है और आर की वैल्यू जब तुम 8.314 उठाओगे तुम्हारा EA जूल में आने वाला है, ना कि किलो जूल। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू किलो जूल गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व दे रखा है जिसमें A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू B। ये 3 स्टेप में हो रहा है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हमें एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट दे रखा है। हमें पूछा क्या गया है बच्चों? नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बच्चों देखते आओ, जो तुम्हारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस होंगे कितने होंगे? 1, 2, 3। जो तुम्हारे इंटरमीडिएट्स वो होंगे 1, 2। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है बच्चों जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है ना? जिस स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी दैट इज गोइंग टू बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इट इज स्टेप 2 जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है। सो स्टेप 2 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बच्चों। क्लियर यहां तक? गुड। बच्चों 1 सेकेंड। हाँ, तो बच्चों देखो, इसमें हमें कहा गया है वी आर गिवन ग्राफ्स which is correct in showing variation of rate constant with temperature for an endothermic reaction। रेट कांस्टेंट कैसे वेरी करता है विद टेम्परेचर बच्चों? ध्यान से देखो गाइस, के इज ए ई रेज की पावर माइनस EA/RT। एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा के क्या करता है बच्चों? बढ़ेगा। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा। लेकिन डू यू रिमेंबर और नॉट, टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा? बोलो गाइस। टी टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब है दिस टेंडिंग टू 0 एंड दिस टेंडिंग टू 1। मतलब जब टी टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, मैं एक काम करता हूं नीचे लिखता हूं, व्हेन टी टेंड्स टू इंफिनिटी के टेंड्स टू ए बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? तो इस हिसाब से कौन सा कर्व तुम्हारा मैच करेगा? डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी द फोर्थ कर्व, कि जैसे टी टेंडिंग टू इंफिनिटी जा रहा है के इज टेंडिंग टू ए बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? ओके, गुड। बच्चों भी इस क्वेश्चन को देखो। 1 सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखो, हमें कहा गया है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए इस टेम्परेचर पे प्रोड बना रहा है, ए इस टेम्परेचर पे प्रोड बना रहा है, बट यू हैव गॉट कैटलिस्ट 2। हमें कहा गया है एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज्ड बाय दिस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट।
हमें कहा गया है जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट रिमेन सेम, इन दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम, देन व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटेलाइज्ड रिएक्शन? हमें कहा गया है अज्यूम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए टू बी सेम। तो गाइस देखो, पे अटेंशन, हमारा दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। कैटेलाइज के लिए रेट कांस्टेंट क्या आने वाला है? हाँ है ना बच्चों? दिस इज फॉर कैटेलाइज्ड। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अनकैटेलाइज्ड है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटेलाइज्ड है बच्चों। हमें कहा गया है दोनों में ए सेम है। ओके, क्लियर है यहां तक? रेट अनचेंज का मतलब है रेट कांस्टेंट अनचेंज। समझ गए बच्चों? तो यहां से हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ई ए बाय टी वन विल बी इक्वल टू ई ए कैटेलाइज्ड बाय टी टू बच्चों। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? भाई रेट कांस्टेंट बराबर होंगे, रेट भी कांस्टेंट होगा। हमें कहा गया है अनकैटलाइज और कैटलाइज रिएक्शन के लिए रेट इज सेम, वहां से हमारा ये बन गया। नाउ लेट अस सी, हमें दिया क्या हुआ है? ई ए डिक्रीज्ड बाय 30। तो एक काम करते हैं, ई ए फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन को एक्स मान लो। ई ए फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन को एक्स मान लो। यू विल हैव एक्स बाय टी वन। टेम्परेचर भी देख लेते हैं अनकैटलाइज के लिए कितना था बच्चों? 700। तो एक्स बाय 700, तो होल्ड ऑन, 700 विल बी इक्वल टू ई ए फॉर कैटलाइज बाय टेम्परेचर फॉर कैटलाइज। टेम्परेचर फॉर कैटलाइज कितना है बच्चों? इट इज 500। और हमें कहा गया है कैटलाइज रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज लेस बाय 30। कैटलाइज रिएक्शन में जो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज 30 लेस एज कंपेयर टू योर अनकैटलाइज रिएक्शन। अगर अनकैटलाइज रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी एक्स है तो कैटलाइज रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी एक्स माइनस 30 है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? फिर से देखो, ये हमारा आ गया था। उसके बाद तो हमारा बस एक्सप्रेशन बनाना है। हमारा ई ए फॉर अनकैटलाइज मान लिया हमने एक्स, सो एक्स बाय टेम्परेचर फॉर अनकैटलाइज जो कि हमें 700 दे रखा है विल बी ई ए फॉर कैटलाइज्ड। ई ए फॉर कैटलाइज हमें कहा गया है कैटलाइज रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज 30 लेस बच्चों। तो हमने इसको x माइनस 30 लिख दिया डिवाइडेड बाय टेम्परेचर फॉर कैटलाइज जो कि हमें दे रखा है 500। यहां से x निकलाएगा, बट इज x व्हाट इज बीन आस्क्ड? हमें पूछा गया है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज रिएक्शन बच्चों। हमें x नहीं पूछा गया, हमें x माइनस 30 पूछा गया है। सो सॉल्व फॉर x एंड x माइनस 30 इज गोइंग टू बी योर आंसर बच्चों। x माइनस 30 इज योर आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? गुड। बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है रेट ऑफ अ रिएक्शन एट टेम्परेचर T occurs 10 discharge 6 times faster with enzyme than without enzyme. What is the change in activation energy on adding enzyme? enzyme मतलब हमारा कैटलिस्ट बच्चों। तो गाइस देखो, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, हमारा Kc इज द रेट कांस्टेंट फॉर कैटलाइज्ड, K is the rate constant for uncatalyzed. EA is the activation energy for uncatalyzed. EAC is the activation energy for catalyzed reaction बच्चों। हमें कहा गया है कैटलाइज का जो रेट है इट इज 10 डिस्चार्ज 6 टाइम्स मोर देन द रेट फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। बेसिकली के सी बाय के की वैल्यू हमें 10 डिस्चार्ज 6 दे रखी है। पूछा क्या गया है बच्चों? हमें पूछा गया है व्हाट इज द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज कितना आया? तो एक तरीके से हमें ई ए माइनस ई ए सी ही पूछा गया है। हाँ है ना बच्चों? हमें ई ए माइनस ई ए सी पूछा गया है। और सही पूछा जाए
तो चेंज क्या होता है बच्चों? चेंज को हम कहेंगे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इनिशियल मतलब हमारा अनकैटेलाइज्ड, फाइनल मतलब कैटेलाइज्ड। तो सही पूछा जाए तो हमें ये नहीं पूछा गया, हमें ई सी माइनस ई पूछा गया है बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हमें कहा गया ना कितना चेंज आया एक्टिवेशन एनर्जी में जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया, एंजाइम ऐड कर दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हाट इज द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑन एडिंग एंजाइम? सो इट विल बी न्यू कैटलाइज्ड माइनस ओल्ड अनकैटलाइज्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमें एक्चुअली जो वैल्यू पूछी गई है वो ई ए सी माइनस ई ए की पूछी गई है गाइस। क्लियर हो गया बच्चों? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? भाई ये हमें पता है, हमें टी के टर्म्स में ये एक्सप्रेशन चाहिए। एक्सप्रेशन हमें इसका नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए? ई ए सी माइनस ई ए का एक्सप्रेशन चाहिए। यू विल गेट योर आंसर। तुम देखो गाइस साइन इन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है। सो दैट इज व्हाई आई हैड टू बी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया बच्चों, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम्हें साइन का भी ध्यान रखना है। तुम्हें ई ए माइनस ई ए सी के बजाय यू आर आस्क्ड ई ए सी माइनस ई ए की वैल्यू। सो इवन साइन प्लेज अ मेजर रोल, नहीं तो आंसर गलत कर दोगे तो। ओके गाइस? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर द रिएक्शन H2 प्लस NO गिविंग N2 प्लस H2O, हमें कहा गया है रेट इज दिस, रेट ये है। हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन, व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन। अब बच्चों देखो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख देता हूं। 2H2 प्लस 2NO गिव्स N2 प्लस 2H2O। अभी मान के चल रहे हैं हम बच्चों कि इक्विलिब्रियम है, तो के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा? इट इज के एफ बाई के बी, राइट? और इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इट विल बी N2 इंटू इसका स्क्वायर बाय ये बच्चों। हाँ या ना? यहां पे हम मान के चल रहे हैं इक्विलिब्रियम है, ओके? और इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन ये है वेयर दीज आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ N2H2O H2 एंड NO। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है इनकी, ठीक है ना गाइस? अब यहां से देखो हमें के एफ क्या दे रखा है, सॉरी रेट फॉर फॉरवर्ड क्या दे रखा है? रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हमें कहा गया है इट इज के एफ इंटू NO का होल स्क्वायर इंटू H2। दिस इज द रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके? तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे के एफ इंटू NO का होल स्क्वायर इंटू H2। यही हमें दे रखा था ना बच्चों? हाँ हमें यही दे रखा है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, यहां से हमने NO का स्क्वायर इधर ले गए, H2 इधर ले गए, बचा क्या? के बी N2 बाय H2, ये हमारा बन गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो बच्चों मैं तुम्हें क्या बता रहा था, यहां से यहां से हमने टर्म्स को रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। क्लियर है यहां तक बच्चों? नाउ के एफ इंटू NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू H2 इज के बी इंटू दिस। ओके बच्चों? हमें कहा गया है दिस इज द रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमें कहा गया है दैट रेट इज दिस। हमें पूछा गया है व्हाट इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन। रेट फॉरवर्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें रेट का एक्सप्रेशन पूछा गया है फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो गाइस हमें पता है इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। हाँ है ना बच्चों? समझ में आया नहीं आएगा गाइस? दिस इज द रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस मस्ट बी द रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बच्चों। हमें पूछा गया ना बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या आएगा? इट विल बी
दिस बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हमने अज्यूम किया कि इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से हमने टर्म्स रीअरेंज कर दी. नाउ दिस वाज द रेट एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. इक्विलिब्रियम पे हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट आर सेम. समझे या नहीं समझे गाइस? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? यहां से अब तुम आंसर निकाल लोगे. आई गेस इट इज दिस बच्चों. लेट मी मार्क इट डाउन. इट इज दिस. फाइन. लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी. हमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखते हैं गाइस. पहली स्टेटमेंट है सी इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट. गाइस, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? इट इज द प्रोडक्ट विच हैज गॉट लोएस्ट एनर्जी. ठीक है ना बच्चों? जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब उसकी एनर्जी इज मिनिमम. क्लियर है यहां तक? तो यहां पे अगर सी के बारे में हमें पूछा गया है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है या नहीं, वी विल लुक फॉर द प्रोडक्ट हैविंग लोएस्ट एनर्जी. जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी दैट विल बी द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट. ओके गाइस. तो हम देखेंगे सी की एनर्जी क्या है. ए एंड बी इज गिविंग सी एंड डी. सी की एनर्जी ये है बच्चों, दिस इज द एनर्जी ऑफ सी. एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ डी? डी की एनर्जी ये है बच्चों. लेट मी मार्क विद अ डिफरेंट पेन. ये डी की एनर्जी है, ये सी की एनर्जी है. तो सी इज अ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट. दिस इज करेक्ट. ठीक है ना बच्चों? सी ज्यादा स्टेबल है. थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट इज सी. गॉट इट और नॉट गाइस? डी की एनर्जी सी से ज्यादा है तो दैट इज नॉट द स्टेबल प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली अगर देखा जाए तो. ठीक है ना बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट? मतलब इसके लिए हम क्या देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. सी की एनर्जी कम है, डी की ज्यादा है, तो सी इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी. नहीं, उससे पहले काम करते हैं, डी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट. गाइस, एक काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? काइनेटिकली मतलब सबसे जल्दी डी बनेगा. ठीक है ना बच्चों? ये कहना चाह रहे हैं सी और डी में से डी जल्दी बनेगा. काइनेटिकली मतलब स्पीड से बनना. काइनेटिक्स. ओके गाइस, ये काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है. काइनेटिकली स्टेबल वो होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है. समझ में आया नहीं आया बच्चों? जिसकी लो एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमारा जल्दी बनेगा. मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट के लिए, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट के लिए वी आर लुकिंग एट द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. सी और डी की एनर्जी कंपेयर करिए. यहां पे हम एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे. जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो स्पीड से बनेगा. अब ए और बी से सी बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बच्चों? ए और बी से सी बनाने के लिए दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी फ्रॉम ए एंड बी. एंड व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ डी फ्रॉम ए एंड बी? ए और बी से डी बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी बच्चों? इट विल बी दिस. ये हमारा रिएक्टेंट है. सी बनाने के लिए दिस वाज द एक्टिवेशन एनर्जी. डी बनाने के लिए दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. हमें दिख रहा है डी बनाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो तुम्हारी कम है. तो डी फटाफट बनेगा एज कंपेयर टू सी. प्रोडक्ट स्टेबल ज्यादा सी है लेकिन जल्दी बनेगा डी क्योंकि उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज लो. समझिया नहीं समझेगा? ये जो राइट वाला ग्रीन है दैट इज गिविंग अस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सी, और लेफ्ट वाला जो ग्रीन है दैट इज गिविंग अस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डी बच्चों. तो एक्टिवेशन एनर्जी डी के लिए कम है तो डी हमारा जल्दी बनेगा, स्पीड से बनेगा. नेक्स्ट, हमें कहा गया है
ए एंड बी का फॉर्म होना फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन या हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। सी से ए और बी का बनना मतलब यहां पे सी रिएक्टेंट है और ए और बी प्रोडक्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों उसके लिए? डू यू रियलाइज? ए और बी का बनना फ्रॉम सी, एक्टिवेशन एनर्जी उसके लिए ये होगी। हाँ या ना बच्चों? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी एंड यू कैन सी इट इज मैक्सिमम बच्चों। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे जो हमारी बच गई है। एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी इज 5 kJ लेस देन दैट टू फॉर्म डी। भाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म सी कितनी होगी? ए और बी से सी बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? ए और बी, वन सेकेंड लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। ए और बी से सी बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी? इट वाज दिस गाइस, जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है। ये कितना है? दिस इज 15, 20 माइनस 5, 15। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी इज हाउ मच बच्चों? इट इज 15। सी का बनना फ्रॉम ए एंड बी, एक्टिवेशन एनर्जी इज 15। एंड व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ डी फ्रॉम ए एंड बी? उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, ये 15 है, ये 5 है, इट इज गोइंग टू कम आउट 10। 10 is the activation energy for formation of D from A and B. तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी है, इट इज 5 kJ, करेक्ट, बट नॉट लेस, मोर। जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सी, इट इज 5 kJ मोर देन दैट फॉर डी। डी के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सी की एक्टिवेशन एनर्जी 5 kJ ज्यादा है एज कंपेयर टू डी बच्चों। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? गुड बच्चों। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन दिस व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ए बाई डी टी। तो बच्चों देखो, होल्ड ऑन अ सेक गाइस, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए? इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आने वाला है? इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू K1 A2। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ तो बच्चों हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देख रहे थे, वो क्या आएगा? K1 A2 माइनस K 1 A स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? भाई ओवरऑल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड बच्चों। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया? ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है यहां तक? नाउ दिस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं ए की टर्म्स में लिखूं, इट विल बी 1/2 DA/dt। हाँ है ना बच्चों? अगर तुम ए की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हो, इट विल बी 1/2 DA/dt। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन को ए की टर्म्स में लिखा तो हमारा ये आ गया। अगर हम इन टर्म्स ऑफ A2 सोच रहे होते तो इट वुड बी -D of A2/dt। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? In terms of A, this is the rate of reaction. In terms of A2, this is the rate of reaction. हमें A2 के बारे में नहीं पूछा गया तो let us leave it. अब हमें पूछा गया है DA by dt क्या है। गाइस यहां से तुम DA by dt इजीली निकाल लोगे। क्या आएगा बच्चों? ये दिस विल बी इक्वल टू 2 K1 A2 माइनस ये बच्चों। हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? तो हमारा वी हैव गॉट अवर आंसर बच्चों। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में हमें दो कर्व्स दे रखे हैं।
ठीक है ना बच्चों? वी आर गिवन टू कर्व्स, टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। हमें पूछा गया विच ऑफ द कर्व्स इज करेक्ट, या आर दे बोथ करेक्ट और नॉट। बच्चों देखो, हमारा पहला जो है कर्व, दैट इज बिटवीन के एंड ई ए। के क्या होता है बच्चों? इट इज ए ई रेज़ की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। हाँ है ना? आई मीन, डू यू रियलाइज और नॉट, ये जितना ज्यादा होगा उतना के कम होगा बच्चों। हाँ है ना? मोर इज द वैल्यू ऑफ ई ए, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ के। और इसको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो देयर बी कम मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच कैन फॉर्म प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विच कैन फॉर्म प्रोडक्ट, दे आर गोइंग टू बी लेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। जितना ज्यादा ये होगा उतना रेट कांस्टेंट कम होगा। तो ये कर्व सीम्स करेक्ट, द कर्व, फर्स्ट कर्व सीम्स करेक्ट। अब दूसरे पे आते हैं। गाइस, डू यू रियलाइज और नॉट, जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा, के बढ़ेगा। हाँ है ना बच्चों? इस कर्व से तुम देख सकते हो जैसे जैसे तुम हम टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा। हाँ है ना? और यही हमारे इस कर्व में भी दिख रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, के बढ़ रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? एक चीज का और ध्यान दो, इसको तुम नॉर्मली कैसे सोचोगे? गाइस, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा है। अब नाउ देर आर मोर मॉलिक्यूल्स विच हैव गॉट एनर्जी सफिशिएंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब मॉलिक्यूल, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास वो एनर्जी है जिससे वो प्रोडक्ट बना सके। नाउ मोर मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, हेंस द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? गॉट इट? कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मोर एनर्जी इज अवेलेबल विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड हेंस दे विल फॉर्म प्रोडक्ट। ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बनाएंगे, के बढ़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें कहा गया है N2O5 decomposes to give NO2 and O2. After 50 minutes, the pressure increases from 50 mm to 87.5 mm. What is the pressure of gaseous mixture after 100 minutes at constant temperature? तो guys, सबसे पहले let us write down the reaction. N2O5 giving 2NO2 plus O2 half. ये हमने बैलेंस भी कर दिया बच्चों। ओके, हमें एक आ गया इनिशियल प्रेशर वाज 50। ओके, ये हमारा बेसिकली क्या है? पी नॉट। आफ्टर 50 मिनट्स प्रेशर हो चुका है पी नॉट माइनस एक्स, 2x, x/2। अब हमें कहा गया है दिस प्रेशर इज 87.5। पी नॉट हमारा 50 है, और ये तीनों, ये कितना आएगा बच्चों? पी नॉट प्लस 3x/2, इट इज 87.5। तो यहां से x कितना आएगा बच्चों? x विल बी, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, ये आएगा हमारा, हाँ, तो बच्चों हमारा x आ रहा है यहां से 25। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब हमारा नॉर्मल जो तरीका होता है वो क्या होता है मैं बताता हूं। पी नॉट बाय पी नॉट माइनस एक्स का ln इज इक्वल टू के टी। सबसे पहले हमें पी नॉट पता है, एक्स भी पता है, तो बेसिकली हमें पी नॉट माइनस एक्स भी पता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का हमने इक्वेशन लगाई है, ln पी नॉट मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी।
हमें पी नॉट पता है, एक्स पता है, टी भी हमें दे रखा है। कितना दे रखा है टी बच्चों? 50 मिनट्स। यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे के। वी विल सॉल्व फॉर के। उसके बाद हमें कहा गया है आफ्टर 100 मिनट्स व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो क्या करेंगे हम? फिर फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम मान के चल रहे हैं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना हो चुका है? इट इज पी नॉट माइनस वाई। दिस इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू 100 मिनट्स बच्चों। टी 100 पे हमारा ये इक्वेशन हमने लगाई। ओके, समझ आ रहा है बच्चों? के हम निकाल चुके हैं ऊपर से। टी हमें दे रखा है 100। यहां से हमारा वाई आ जाएगा। पी नॉट भी हमें पता है 50। फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? पी नॉट 50 है, के हमने अभी ऊपर इससे निकाला था। टी हमें दे रखा है इस बार 100 मिनट्स। यहां से वाई आ जाएगा। एंड व्हाट विल बी द प्रेशर टोटल ऑफ मिक्सचर? इट विल बी पी नॉट माइनस वाई प्लस 2y प्लस y/2। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? इस इक्वेशन से हमने y निकाला एंड दिस विल गिव अस द टोटल प्रेशर। लेकिन तुम ये समझ गए होगे गाइस, ये टफ है। मतलब यहां से पहले k निकालो, फिर k को इसमें पुट करो, और फिर यहां से y निकालो, और टोटल प्रेशर तो फिर आसानी से आ ही जाएगा। बट दीज टू स्टेप्स आर डिफिकल्ट। कैन वी अवॉइड इट? लेट अस सी बच्चों। हमें कहा गया है इनिशियल प्रेशर 50 था, x 25 है ना बच्चों? तो हमारा पी नॉट माइनस एक्स क्या आ जाएगा? अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं तुम्हें सॉल्व करने का। पी नॉट वॉज 50, एक्स हमारा आया 25। तो पी नॉट माइनस एक्स क्या होगा बच्चों? इट विल बी 25 टू। अब प्रेशर हमारा रिएक्टेंट का 50 से 25 हो गया। ये रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर था, ये प्रेशर एट टाइम टी है। टी इक्वल टू 50 बेसिकली। 50 मिनट्स पे प्रेशर हमारा 50 से क्या पहुंच चुका है? 50 मिनट्स पे प्रेशर हमारा क्या पहुंच चुका है? 50 से पहुंच चुका है 25 बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से बताता हूं। हमारा इनिशियल प्रेशर 50 था, अब प्रेशर हो चुका है रिएक्टेंट का 25 आफ्टर 50 मिनट्स। प्रेशर आधा हुआ 50 मिनट्स में। तो क्या हम कह सकते हैं ये जो टाइम 50 है दिट इज एक्चुअली टी हाफ? समझ में आया नहीं आया बच्चों? जो हमारी जो टाइम है ये हमारा एक्चुअली टी हाफ है, जिसमें प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हैज डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब हम क्या कहेंगे? हमें टाइम दे रखा है 100 मिनट्स। 100 मिनट्स बाद व्हाट इज द टोटल प्रेशर? क्या हम कह सकते हैं ये जो 100 है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ टी हाफ? हाँ या ना बच्चों? इट इज मल्टीपल ऑफ टी हाफ। ये 2t हाफ है बेसिकली। हाँ या ना बच्चों? तो कैन आई से, तुम्हें याद है बच्चों, AT/A0 इज इक्वल टू 1/2 raised to the power n, वेयर n आर द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो वही हम करेंगे। प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम d is P0 minus y by initial pressure will be 1/2 raised to the power n। भाई 100 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ आ चुकी? 2। तो कैन आई राइट दिस डाउन लाइक दिस बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बताया? पी नॉट माइनस वाई बाय पी नॉट इजकल टू 1/2 raised to the power 2। ये 2 बेसिकली हमारा क्या है? दिस इज नथिंग बट T/T हाफ। टी हमारा 100 था, टी हाफ हमारा 50 था। अब यहां से वाई निकलाएगा आसानी से। वाई आ गया तो भाई प्रेशर टोटल तो तुम्हें पता ही है। इट विल बी पी नॉट माइनस वाई प्लस 2y प्लस y/2। मतलब तुमने बेसिकली के निकालना वो सारा पार्ट स्किप कर दिया। अंडरस्टूड और नॉट गाइस? हमने बेसिकली बस ये देख लिया कि जो हमें इनिशियल टाइम दे रखा था फॉर पी नॉट से पी नॉट माइनस एक्स जाना, जो 50 हमें दे रखा था, दैट वाज टी हाफ। दैट वाज नथिंग बट टी हाफ। और 100 मिनट्स बाद जो प्रेशर होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल ही लेंगे। हाँ या ना? इस फॉर्मूले से गाइस।
इससे हमें पता चल गया y की वैल्यू, एंड आफ्टर दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट प्रेशर टोटल बच्चों। समझिए गाइस दोनों तरीके। पहला तरीका स्टैंडर्ड है, ओके, जो पहला तरीका था हमारा ये करने का, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव गॉट अ शॉर्टकट टू, क्योंकि जो तो तुम्हारे को टी दे रखा है 50 मिनट्स, दैट इज एक्चुअली टी हाफ। और जो तुम्हारे को टाइम जिस पे प्रेशर निकालना है टोटल, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ टी हाफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज वाई दिस क्वेश्चन बिकेम वेरी इजी यूजिंग द सेकेंड मेथड। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर? गुड।